हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो DSPMM एंट्रेंस एग्जाम MCQ जो है एक टॉपिक और लेके आया हूँ आज मैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड फर्मेंटेशन। ठीक है, अभी मैंने आपको जो शुगर केन और जो है आपको शुगर बीट और बाई प्रोडक्ट से जो है करा दिए हैं क्वेश्चंस। अब जो है इस PDF की जो है ये तीसरा टॉपिक है, और ये PDF में इसके बाद और भी टॉपिक रहेंगे। ठीक है, और ये जो आज मैं पहले तीसरा टॉपिक कराता हूँ आपको। इसमें हेपा भी पूछा गया, हेपा कई बार पूछा गया है पेपर में। तो ये जो है पहले मैं आपको PDF दिखा दे रहा हूँ। 31, 36, 39, 40। ठीक है, इसके बाद में जो है मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट टिश्यू कल्चर एंड बायो स्टैटिक्स के क्वेश्चन जो है ये PDF जो है ये क्वेश्चंस रहेंगे। और इस टॉपिक के बाद में जो है चौथा, इसके टॉपिक के बाद में आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा टॉपिक आएगा। 40 होगा। इसके बाद में देखिए प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स हो गया, सीड प्रोडक्शन एंड सेंट्रिफिकेशन सर्टिफिकेशन हो गया, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक आएगा। तो सबसे पहले आज मैं पहले आपको देखिए तो जो मैं बता रहा हूँ पहले मैं वो टॉपिक आपको मैं आज कवर कराता हूँ। तो हाँ, ये वाला टॉपिक जो है नहीं, अभी इसकी बारी नहीं है, इससे ऊपर एक टॉपिक है। ये टॉपिक है एडवांस एनालिटिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन रहने वाला आपका, मोलिस परीक्षण का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या फिर DNA। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और अगला आपका है कि ब्यूरेट टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन। ब्यूरेट परीक्षण जो है किसकी पहचान के लिए किया जाता है? रिड्यूसिंग शुगर, या फिर आपका प्रोटीन, या फिर आपका फैट, या फिर आपका विटामिन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, प्रोटीन्स। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका, निन हाइड्रिन परीक्षण जो है किसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका अमीनो एसिड्स या लिपिड्स या सुक्रोज या इसका क्लोरोफिल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका, अमीनो एसिड्स के लिए यूज किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या मापता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है आपके सॉइल की पीएच मापता है, या फिर आपका लाइट जो है एब्जॉर्बेंस है, सीड का साइज है, या फिर आपका प्रेशर है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रो फोटोमीटर जो है आपका बी रहेगा, लाइट एब्जॉर्बेंस जो है वो मापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बियर लैम्बर्ट नियम जो है अवशोषण और सांद्रता के बीच क्या संबंध दर्शाता है? के बीच संबंध दर्शाता है, सही है कि गलत है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मतलब सही है ये चीज। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, ऑप्टिकल डेंसिटी OD एट 600 mm इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर। तो 600 mm पर ऑप्टिकल डेंसिटी का उपयोग सामान्यतः किसे मापने के लिए किया जाता है? शुगर का कंसंट्रेशन, माइक्रो माइक्रोवायल ग्रोथ, सीड मॉइस्चर, या फिर आपका सॉइल की टेक्सचर के लिए। तो छठे का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, आपका माइक्रोवायल ग्रोथ के लिए जो है आपका 600 mm ऑप्टिकल डेंसिटी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बैच फर्मेंटेशन में पोषक तत्व लगातार जोड़े जाते हैं, या फिर केवल प्रारंभ में डाले जाते हैं, या कभी नहीं डाले जाते हैं, हर घंटे जोड़े जाते हैं? ठीक है, तो बैच में क्या होता है? बैच प्रोडक्शन होता है, छोटे छोटे पॉकेट्स में होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, एडिट ओनली एट द बिगिनिंग, केवल प्रारंभ में डाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फीड बैच फर्मेंटेशन डिफर्स फ्रॉम बैच फर्मेंटेशन बिकॉज। फीड बैच फर्मेंटेशन में अंतर यह है कि
नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड, सूक्ष्म जीव उपयोग नहीं किए जाते हैं। अगला है किण्वन के दौरान पोषक तत्व जोड़े जाते हैं। और तीसरा रहेगा कि ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है। चौथा आपका तापमान नियंत्रित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब किण्वन के दौरान पोषक तत्व जोड़े जाते हैं, ठीक है। और नवा क्वेश्चन कह रहा है कि द लोगरिथमिक फेज ऑफ माइक्रोबायल ग्रोथ इज करेक्टराइज्ड बाय। तो सूक्ष्म जीवी की वृद्धि की लॉग फेज की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया नो ग्रोथ, मतलब वृद्धि नहीं। दूसरा दिया रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब तीव्र घातीय वृद्धि। तीसरा आपका सेल डेथ, कोशिका मृत्यु। और चौथा आपका न्यूट्रिएंट एग्जॉस्शन, तो पोषक तत्व का तत्व समाप्त होना। तो नमे का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब तीव्र घातीय वृद्धि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि स्टेशनरी फेज अकर्स व्हेन। स्टेशनरी फेज कब आती है? तो पहला ऑप्शन रहेगा आपकी कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं तब आती है, या फिर वृद्धि दर मृत्यु दर के बराबर होती है तब आती है, या फिर आपका पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर चौथा रहेगा आपका ऑक्सीजन असीमित होती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब वृद्धि दर जब मृत्यु दर के बराबर होती है तब आपकी जो है ग्रोथ रेट डेथ इक्वल हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि डेथ फेज में माइक्रोवेल ग्रोथ इज करेक्टराइज्ड बाय। सूक्ष्म जीवी वृद्धि की डेथ फेज की विशेषता क्या रहती है? जब डेथ फेज आती है तो सूक्ष्म जीव की विशेषता रहती है। पहला ऑप्शन दिया कि तीव्र कोशिका विभाजन, या फिर दूसरा दिया कोशिका मृत्यु वृद्धि से ज्यादा होती है, और सी दिया है अधिकतम एंजाइम उत्पादन, और डी दिया आपका असीमित पोषक तत्व। तो 11वें का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब कोशिका मृत्यु वृद्धि से अधिक होती है डेथ फेज में। अगला क्वेश्चन दिया 12वां की द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर Saccharomyces cerevisiae fermentation is approximately। तो इसमें जो है तापमान लगभग कितना होता है? तो 5 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री या 80 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 30 सी रहेगा, मतलब 30 डिग्री। ईस्ट किण्वन में सामान्य तापमान 28 से 32 डिग्री के आसपास सबसे अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि ऑप्टिमम पीएच आपको बताना है कि ईस्ट किण्वन के लिए पीएच कितना होता है? तो 1 से लेकर 2, 4 से 4.5 से 5, 7.5 से 8, या फिर 10। तो ईस्ट किण्वन के लिए बेस्ट पीएच आपका 4.5 से लेकर आपका 5 तक रहता है, अम्लीय रहता है। अगला क्वेश्चन 14वां दिया कि डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन आसवन, किस अंतर के आधार पर होता है? कलर के, या बॉइलिंग पॉइंट के, या डेंसिटी के, या फिर आपका जो है पीएच के आधार पर होता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर होता है। क्वाथनों के अंतरों के आधार पर पदार्थ अलग किए जाते हैं। 15वां क्वेश्चन दिया कि पाश्चराइजेशन इज यूज फॉर, का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्लीटली स्टरलाइज्ड मीडिया, पूर्ण निष्क्रियकरण, या फिर आपका रिड्यूस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को कम करना, इंक्रीज शुगर कंसंट्रेशन, शर्करा बढ़ाना, या फिर आपका ड्राई शीट्स बीज सुखाना। तो 15वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रिड्यूस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट प्रोवाइड्स, ठीक है। तो लेमिनार एयर फ्लो में कैबिनेट क्या प्रदान करता है? हाई टेम्परेचर, या फिर आपका स्टील वर्किंग इन्वायरमेंट, निष्फल कार्य वातावरण, या फिर आपका निर्वात, और चौथा आपका आशवन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, निष्फल कार्य वातावरण। तो हेपा फिल्टर युक्त वायु एक समान प्रवाह देकर संक्रमण की संभावना कम करता है। हेपा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हेपा फिल्टर स्टैंड फॉर। हेपा की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, तो इस बार देखिए हेपा फिल्टर का पूर्ण रूप क्या है? हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, या फिर हाई एनर्जी प्रेशर एनर्जी, हीट एक्सट्रैक्शन प्यूरिफाइड एयर, या फिर हाई इमिशन पार्टिकल एनालाइजर। तो हेपा की फुल फॉर्म रहेगी ऑप्शन नंबर ए रहेगा, हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्मेंटर इज आल्सो नोन एज। फर्मेंटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेफ्रिक्टोमीटर, बायोरिएक्टर, या फिर
पोलारीमीटर या फिर कैलोरीमीटर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 18वें का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बायो रिएक्टर। बायोरिएक्टर इज अ वेसल वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोथ अंडर कंट्रोल कंडीशंस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगला कहा है एंटी फोम्स एजेंट्स आर यूज्ड फॉर। एंटी फोम एजेंट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? झाग बढ़ाना, या फिर आपका झाग कम करना, या फिर पीएच बढ़ाना, या ईस्ट को नष्ट करना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब झाग कम करना। जहां एंटी आ गया तो एंटी का मतलब कोई चीज कम करना। अगला कह रहा है कि एजिटेटर इज इन फर्मेंटर इज यूज्ड फॉर। फर्मेंटर में एजिटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? पीएच मापना, मिश्रण और द्रव्यमान का अंतरण बढ़ाना, मतलब मिक्सिंग एंड इंप्रूविंग मास ट्रांसफर, कूलिंग ओनली, या फिर आपका फिल्ट्रेशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मिक्सिंग एंड इंप्रूविंग मास ट्रांसफर। ठीक है, एजिटेटर। अगला क्या कह रहा है? स्प्रेजर इन फर्मेंटेशन। स्प्रेजर का जो है क्या प्रयोग किया जाता है? हीटिंग द मीडियम, माध्यम को गर्म करना, इंट्रोड्यूसिंग, हाँ, स्टेरल एयर और गैस, निष्फल वायु या गैस प्रविष्ट करना। और सी रहेगा आपका शर्करा को मापना, डी रहेगा कोशिकाएं हटाना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब निष्फल वायु या गैस को प्रविष्ट करना। स्पाइजर सूक्ष्म वायु बुलबुले बनाकर ऑक्सीजन को अंतरण बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीओ क्या दर्शाता है? शर्करा की सांद्रता, या फिर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन मीडियम, माध्यम में घुली ऑक्सीजन की मात्रा, नाइट्रोजन मात्रा, या फिर अल्कोहल की प्रतिशत। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, माध्यम में घुली ऑक्सीजन। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन, जिसे बोल डीओ की फुल फॉर्म हो गई। सीओडी, बीओडी, डीओ सबके फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सीआईपी इन प्रोग्रेस इंडस्ट्रीज स्टैंड फॉर। सीआईपी का पूर्ण रूप क्या है? क्लीन इन प्लेस, क्लीन डेवलप इन्वेस्ट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, कंटिन्यूअस इंजेक्शन प्रोसेस, या फिर आपका सेल आइसोलेशन प्रोसीजर। तो सीआईपी की फुल फॉर्म रहेगी ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्लीन इन प्लेस। क्वेश्चन नंबर 24वां कह रहा है कि एसआईपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। स्टरलाइजेशन इन प्लेस, या फिर आपका शुगर इंप्रूवमेंट प्रोसेस, स्टीम इंजेक्शन प्रेशर, या फिर आपका सीड इंस्पेक्शन प्रोसेस। तो एसआईपी प्रणाली में उपकरणों को खोले बिना, सॉरी, सीआईपी में उपकरणों को खोले बिना साफ किया जाता है। इसकी व्याख्या ये रहेगी। और एसआईपी में क्या रहेगा? ए रहेगा। ठीक है, एसआईपी में उपकरणों को खोले बिना भाप द्वारा निष्क्रिय किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यील्ड कोफिशिएंट रिप्रेजेंट। यील्ड कोफिशिएंट क्या दर्शाता है? तो ए हमारा रहेगा कि बायोमास फॉर्म्ड पर यूनिट सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड, मतलब प्रति इकाई उप स्टेट उपयोग पर बनी बायोमास, या फिर आपका प्रति घंटे उपयुक्त ऑक्सीजन, या फिर आपका अल्कोहल की सांद्रता, या फिर आपका बीज अंकुरित प्रतिशत। तो ईस्ट कोफिशिएंट आपका रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा, प्रति इकाई उपस्ट्रेट उपयोग पर बनी बायोमास को दर्शाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26वां कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग रिफर्स टू। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? ए ऑप्शन रहेगा कि कल्चर माध्यम की तैयारी। दूसरा रहेगा आपका रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, मतलब अंतिम उत्पाद की पुनर्प्राप्ति एंड शुद्धिकरण। सी रहेगा सीड जर्मिनेशन टेस्टिंग, मतलब बीज अंकुरण परीक्षण। और डी रहेगा आपका सॉइल स्टेरिलाइजेशन, मृदा का निष्कीटनीकरण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। 27वां कह रहा कि सेंट्रीफ्यूगेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस। तो सेंट्रीफ्यूगेशन किस अंतर के आधार पर कार्य करता है? बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, पीएच, या फिर कलर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बी रहेगा, मतलब डेंसिटी के आधार पर आपका सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। फिल्ट्रेशन किसके लिए यूज होता है? का उपयोग किस लिए किया जाता है? मिक्स सोल्यूशन, विलयन को मिलाना है, ठोस और द्रव को अलग करना है, या फिर तापमान बढ़ाना है, पीएच बढ़ाना। तो देखिए सी और डी तो वैसे नहीं ऑप्शन होंगे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठोस और द्रव को अलग करना, फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्टर करना। नेक्स्ट आपका है कि लाइफोलाइजेशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? डिस्टिलेशन मतलब वाष्पन, फ्रीज ड्राइंग मतलब शीत शुष्कन, और ऑटोक्लेविंग, या फिर आपको सेडिमेंटेशन। तो 29 का सही आंसर रहेगा, मतलब बी रहेगा, मतलब शीत शुष्कन, फ्रीज ड्राइंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्रोमोटोग्राफी इज यूज्ड फॉर किसके लिए यूज किया जाता है? दाब को मापने के लिए, मिश्रण के अवयवों को पृथक्करण करना, या फिर आपको नमूनों को गर्म करना, और डी आपका बीज को सुखाना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 30 का ऑप्शन नंबर आपका रहेगा कितना, बी रहेगा, मतलब सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट्स, मतलब मिश्रण के अवयवों को पृथक्करण। 31 कह रहा है कि HPLC का पूर्ण रूप आपको बताना है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या फिर हाई परफॉर्म लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या फिर सी रहेगा हीट प्रोसेस लिक्विड कंट्रोल, और डी रहेगा आपका हाई प्योरिटी लेबोरेटरी कॉलम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। 32 कह रहा है कि गैस क्रोमेटोग्राफी यूज मेनली यूज फॉर किसके लिए यूज किया जाता है? नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स, या फिर आपके वोलेटाइल्स, या फिर आपके सॉइल पार्टिकल्स, या फिर आपके सीड्स। तो 32 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए, कंपाउंड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 33वां की इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट्स मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन, अणुओं को किस आधार पर अलग करती है? तो बॉइलिंग पॉइंट ये नहीं होगा, चार्ज एंड साइज एंड कलर एंड टेस्ट, दी आपका टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब चार्ज एंड साइज। जहां पर इलेक्ट्रिक की बात आ गई, इलेक्ट्रो, तो वहां पर चार्ज की बात जरूर आती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं करा रहा हूँ इसमें। एलिसा का फुल फॉर्म आपको बताना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे, या फिर आपका एंजाइम लाइट इंड्यूस्ड सैंपल एनालिसिस, और सी आपका है इलेक्ट्रॉन लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट सिस्टम एप्लीकेशन, डी आपका है एक्सपेरिमेंटल लिक्विड इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड एनालिसिस। तो एलिसा का फुल फॉर्म रहेगा आपका ए रहेगा, मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। पीसीआर की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो पीसीआर का फुल फॉर्म आपको बताना प्रोटीन चेन रिएक्शन, या फिर आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या फिर आपका प्यूरिफाइड सेल रिएक्शन, या फिर आपका प्राइमरी कल्चर रेप्लिकेशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीएनए की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका की कह रहा है, टेक पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम, टेक पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया जाता है? ए ऑप्शन रहेगा आपका एस्चिरिजिया कॉइल्स कॉइल, या फिर आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस, या फिर आपका थर्मिसिस एक्यूटिक्स, या फिर आपका राइबोबियम। ठीक है, राइजोबियम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका थर्मिस एक्यूटिक्स। ठीक है। तो नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका है कि प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, दूसरा आपका डीएनए सेपरेशन, तीसरा आपका सीड टेस्टिंग, और चौथा आपका डिस्टिलेशन। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब डीएनए सेपरेशन के लिए। ठीक है, एग्रोज जेल। अगला 38 कह रहा है कि साउदर्न ब्लोट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन। तो साउदर्न ब्लोट का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, या फिर लिपिड्स। तो 38 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मतलब डीएनए के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। 39 कह रहा है कि नॉर्दर्न ब्लोट का यूज्ड फॉर डिटेक्शन किसकी पहचान के लिए किया जाता है? क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, तो इसका जो सही आंसर डीएनए रहेगा। नहीं, अच्छा वो आपका साउदर्न था, ये नॉर्दर्न हो गया। नॉर्दर्न में आपका आरएनए रहेगा, और साउदर्न में आपका डीएनए रहेगा। ठीक है। और आपका वेस्टर्न की बात करते हैं, तो वेस्टर्न में आपका देखो डीएनए और आरएनए हो गया, अब आपका बच रहा प्रोटीन, तो इसका जो रहेगा आपका प्रोटीन रहेगा। ठीक है। तो ये जो है 40 क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, या फिर आपका सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स, प्लांट टिश्यू कल्चर, और आपका बायोस्टैटिक्स होगा। ठीक है। तो पीडीएफ लंबी है, तो ज़्यादा तो लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज के लिए 40 क्वेश्चन हो गए, तो इसमें जो है 3-4 वीडियो हो गई हैं। ठीक है, पीडीएफ जो बहुत लंबी है, लगभग 105 पेज की पीडीएफ है।
तो बाकी टॉपिक्स भी अगर टाइम मिलेगा तो आपको करा देंगे, और अगर आप चाहें तो पीडीएफ इसकी परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप पीडीएफ परचेज भी कर सकते हैं। और आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो छूटे नहीं। और जैसे ही एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, मैं वीडियो बनाकर तुरंत आपकी डाल दूंगा, ठीक है।